तो अब हम लोग HTML में पढ़ेंगे क्लास एट्रीब्यूट। HTML में हमने बहुत से एट्रीब्यूट ऑलरेडी पढ़े हैं, जिनमें से href है और भी काफी सारा एट्रीब्यूट हम लोगों ने देखा। आज हम लोग पढ़ेंगे एक क्लास एट्रीब्यूट, जो कि जब आप CSS करते हैं, जब आप CSS लिखते हैं, HTML के एलिमेंट को टारगेट करते हैं, उसमें क्लासेस और आईडी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो क्लासेस को आज हम लोग पढ़ेंगे और नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे आईडीज को। तो व्हाट इज क्लास एट्रीब्यूट? क्लास एक एट्रीब्यूट है जो कि लगभग 95% HTML एलिमेंट में या 98% HTML एलिमेंट में लग जाता है, यानी आप उसको लगा सकते हैं और उस एलिमेंट को उस एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं थ्रू CSS। तो व्हाट इज एट्रीब्यूट? क्लास एट्रीब्यूट। HTML class attribute is used to assign a class to an element. क्लास एट्रीब्यूट के थ्रू आप कोई भी एलिमेंट को कोई भी क्लास असाइन कर सकते हैं। मल्टीपल HTML एलिमेंट कैन शेयर द सेम क्लास। मल्टीपल HTML एलिमेंट में आप एक ही क्लास दे सकते हैं। The class attribute is often used to apply CSS style or interact with JavaScript. क्लास एट्रीब्यूट के मदद से आप HTML एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं CSS के लिए भी और JavaScript के लिए भी। Using the class attribute with CSS, जब आप CSS के लिए इस्तेमाल करते हैं तब कैसे करते हैं? The class attribute is used to point to a class name defined in style sheet. क्लास एट्रीब्यूट जब आप लगाते हैं HTML एलिमेंट में, तो वो क्लास एट्रीब्यूट टारगेट होता है स्टाइल शीट में, ठीक है? वो एक दूसरे को पॉइंट करता है, मैप करता है। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी डॉक एग्जाम्पल बनाया हुआ है, पर मैं यहाँ पर आपके लिए सिंपल सा लिख देता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पर एक लिया div और उसमें लिया I am good div। अब div क्या होता है आपको पता है, ब्लॉक लाइन एलिमेंट है और नेक्स्ट लाइन में शुरू होता है and XYZ। मैं यहाँ पर एक H1 लेता हूँ और इस H1 में मैं बोलता हूँ कि HADING हेडिंग, और मैं यहाँ पर कुछ स्टाइल लिखता हूँ और यहाँ पर मैं बोलूँगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और साथ ही साथ मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड कलर को मैं क्या करूँगा, एक्वा मरीन, ठीक है, बैकग्राउंड कलर को, और टेक्स्ट कलर को मैं क्या करूँगा, कलर ब्लैक, ठीक है, टेक्स्ट ब्लैक। इसको मैं सेव करता हूँ। तो अगर मैं लाइव सर्वर से अपना पेज को ओपन करूंगा तो आप देखेंगे एज एक्सपेक्टेड, आपने अंदाजा लगा लिया होगा वो कैसे दिखेगा। यस, बिल्कुल, हेडिंग आ गया और आई एम अ गुड डिव। नाउ द पॉइंट इज कि CSS से हम लोग सिलेक्ट कैसे करेंगे। तो याद रखिए, हमने CSS को 3 तरीके से पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि इनलाइन CSS भी होता है, हमने पढ़ा था इंटरनल CSS भी होता है, और हमने पढ़ा था एक्सटर्नल CSS भी होता है। तो जब हम लोग इंटरनल CSS में काम करते हैं तो हमें टारगेट करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इंटरनल CSS हम डायरेक्ट HTML एलिमेंट के अंदर डालते हैं। तो देयर इज नो पॉइंट टू टारगेट एलिमेंट, क्योंकि इंटरनल CSS जब आप लगाते हैं किसी भी एलिमेंट में तो वो सिर्फ उसी पे काम करता है, तो टारगेट का कोई चक्कर ही नहीं है। लेकिन जब हम लोग इंटरनल CSS इस्तेमाल करते हैं इस तरीके से, तो हमें पता है कि CSS पूरे इस पेज को कवर कर सकता है, यानी इस पेज में जितना भी एलिमेंट है, 1000 एलिमेंट क्यों ना हो, उसमें से किसी को भी टारगेट किया जा सकता है। तो उस केसेस में क्या होता है कि मान लीजिए मेरे यहाँ पर एक H1 है और मैं यहाँ पर एक H2 लिखता हूँ और मैं बोलता हूँ दिस इज, मैं बोलता हूँ यहाँ पर दिस इज सब हेडिंग, ठीक है, दिस इज सब हेडिंग। तो इससे क्या होता है कि अगर मैं अपने वेबसाइट में जाऊं तो आप देखिए हेडिंग, दिस इज सब हेडिंग। तो मैं थोड़ा सा स्टाइल वगैरह इस पे भी लगा देता हूँ ताकि सेम अचीव हो लुक, और मैं यहाँ पर एक्वा मरीन की जगह करता हूँ पिंक और कलर को मैं करता हूँ व्हाइट। ठीक हो गया। ओ माय गॉड, ये क्या मैंने कर दिया, व्हाइट है, व्हाइट, उप्स, WHITE, व्हाइट, व्हाइट, ठीक है। तो अब अगर आप मेरे वेबसाइट को देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, टेक्स्ट लाइन सेंटर, और ये बिल्कुल ठीक है। तो ये फर्स्ट हेडिंग है, ये सेकंड हेडिंग है। अब जब मैं इंटरनल CSS लिखता हूँ, अच्छा लेट्स से मैं इसको H1 से ही टारगेट करता हूँ, तभी ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए मेरे पास H1 एलिमेंट 2 है, H1 एलिमेंट 2 है मेरे पास, ठीक है। ये अब मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर H1 एलिमेंट में जो ये स्टाइल लगा है, मुझे ये इनलाइन नहीं लगाना, क्योंकि जब मैं इनलाइन लगाता हूँ तो मुझे इसके अंदर भी आके लगाना पड़ रहा है, इसके अंदर भी आके लगाना पड़ रहा है, ठीक है। अगर मैं दोनों में लगाना चाहता हूँ, मैं लेट से यहाँ से पूरा स्टाइल अब हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं पूरा स्टाइल यहाँ से हटा देता हूँ, तो अब ये मेरा नॉर्मल हो जाएगा एज यू कैन सी। बट अगर मुझे ये सेम चीज अचीव करना हो, ये नॉर्मल हो गया, तो मैं यहाँ पर से H1 लिख सकता हूँ ऐसे, और यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर दे सकता हूँ, लेट से एक्वा था, एक्वा, और मैं यहाँ से कलर को कर सकता हूँ ब्लैक, ब्लैक, ठीक है। बट यहाँ पर एक इशू है, इशू ये है कि जैसे मैंने H1 को टारगेट करके बैकग्राउंड कलर एक्वा और कलर ब्लैक कर दिया, तो ये दोनों H1 पर ही टारगेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये दोनों H1 पे खुद ब खुद टारगेट होगा। अब अगर मैं चाहता हूं कि नहीं, मैं एक H1 में कुछ और डालूं, दूसरे H1 में कुछ और डालूं, तो मैं उसको कैसे करूंगा? इनलाइन CSS हमें पता है हम वो कर सकते हैं, लेकिन इनलाइन CSS इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो क्या इसका कोई और ऑल्टरनेटिव तरीका नहीं है कि अगर मेरे पेज में 5 H1 है या 5 P टैग्स है और मैं सबको अलग अलग किस्म से
डिजाइन करना चाहता हूँ तो कैसे क्रिएट करूंगा? तो यहाँ पर काम आता है क्लासेस। जब हम डायरेक्ट टैग के नेम से सीएसएस में टारगेट करते हैं तो उस पेज में अगर हम इंटरनल सीएसएस लिख रहे हैं तो, और अगर हम एक्सटर्नल सीएसएस लिख रहे हैं तो उस पूरे वेबसाइट में जहां कहीं भी वो टैग होगा हर जगह उसके अंदर का सीएसएस प्रॉपर्टी रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जैसे हमारे केस में हो रहा है। तो हमें क्या करना है? हमें ये नहीं करना, हमें वही चीज अचीव करना है जो हमने इंटरनल यानी इनलाइन लिख के किया था। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहला मैं H1 में जाऊंगा और एक क्लास दूंगा और मैं लिखूंगा, अब क्लास का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट, जस्ट समझने के लिए। और मैं यहाँ पर एक क्लास दूंगा और मैं लिखूंगा SECOND सेकंड, ठीक है, समझने के लिए। अब मैं फर्स्ट में वही स्टाइल दूंगा जो मैंने इनलाइन में दिया था और सेकंड में वही दूंगा। इसको टारगेट कैसे करते हैं? तो देखिए, क्लास एक एट्रीब्यूट था, फर्स्ट इसका वैल्यू है और सेकंड इसका वैल्यू है। तो अगर मुझे इस HTML एलिमेंट को टारगेट करना है सीएसएस में, चाहे फिर वो स्टाइल टैग के अंदर इंटरनल सीएसएस हो या फिर एक्सटर्नल सीएसएस हो, टारगेट करने का तरीका बिल्कुल सेम है। मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मैं क्लास को टारगेट कर रहा हूं तो सिंटैक्स होता है सबसे पहले एक डॉट। आपको एक डॉट लगाना पड़ेगा अगर आप किसी भी क्लास को टारगेट करना चाहते हैं सीएसएस के अंदर। तो जैसे ही मैंने डॉट लगाया, अब मुझे उस क्लास का नाम देना पड़ेगा। लेट से मैं क्लास फर्स्ट देना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पर जैसे ही फर्स्ट लिख के कर्ली ब्रैकेट डालूंगा तो अब ये जो फर्स्ट है ये मेरा टारगेट हो चुका है। तो अब टारगेट हुआ है कि नहीं उसको चेंज करके पता चलेगा। तो मैं यहाँ से बैकग्राउंड करता हूँ अगेन एक्वा और कलर को मैं करता हूँ अगेन ब्लैक, ठीक है। तो अब अगर ये टारगेट सक्सेसफुली हो चुका है तो ये सीएसएस प्रॉपर्टीज पे अप्लाई हो जाना चाहिए। सेम एज मैं सेकेंड लिखूंगा, सेकेंड, एंड देन मैं यहाँ पर करूंगा बैकग्राउंड कलर पिंक, नॉट पॉन्ग, इट्स पिंक एंड देन कलर व्हाइट, ठीक है। तो अब अगर मैंने इन दोनों को सक्सेसफुली टारगेट किया है तो ये बैकग्राउंड प्रॉपर्टी इसमें लग जाना चाहिए। तो अब अगर मैं अपने वेबसाइट में आऊंगा तो बूम, ठीक है। अच्छा, अब ये साइड में क्यों है? क्योंकि मैंने इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर तो किया ही नहीं है। तो अब अगर मैं चाहूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर करना तो ऑब्वियस सी बात है, मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर बहुत ही आसानी से कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं दोनों में चाहता हूँ तो मैं दोनों में कर दूंगा, मैं एक में चाहता हूँ मैं एक में कर दूंगा, मैंने दोनों में कर दिया। तो जैसे मैं यहाँ पर जाऊंगा वेबसाइट में तो अब देखिए ये हो गया। अच्छा, लेट से मुझे कुछ और भी करना है। मैं चाहता हूँ कि जो फर्स्ट हेडिंग है ये थोड़ा और बड़ा हो जाए और ये सेकंड हेडिंग है, एक्चुअली में सेकंड हेडिंग नहीं है, दोनों ही H1 है, बट मैं चाहता हूँ कि इसको छोटा करना, इसको और बड़ा करना, ठीक है। तो इसको मैं और बड़ा करना चाहता हूँ फर्स्ट को, तो मैं क्या करूंगा? फॉन्ट साइज को मैं करूंगा 45 पिक्सल, जो कि काफी बड़ा है। और इसका फॉन्ट साइज क्योंकि मुझे छोटा करना है तो मैं इसका फॉन्ट साइज को करूंगा 20 पिक्सल, जो कि कंपेयर टू पहला वाला बहुत छोटा दिखेगा हम लोगों को। तो ये आप देखिए, ये पहला हो गया और ये छोटा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप टारगेट करते हैं। दिस इज हाउ क्लास वर्क्स। तो अब हम लोग आते हैं डॉक्यूमेंट पे। तो आप जब डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे तो आपको प्रॉपर समझ में आने लगेगा। तो यहाँ पर देखिए वही काम हुआ, सिटी को टारगेट किया गया। यहाँ पर HTML डॉक में सिटी को टारगेट किया गया, उसमें बैकग्राउंड दिया गया। मैं ये पूरा डिव उठा लेता हूँ यहाँ से, ताकि अब मैं आपको जब एक्सप्लेन करूंगा तो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ, मैंने इसको सेव किया और जो स्टाइल टैग है मैं अपना स्टाइल टैग को यहाँ से कमेंट आउट कर दूंगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि दो स्टाइल टैग की वजह से रिफ्लेक्ट होता है तो ओवरराइड हो जाती है प्रॉपर्टीज। तो मैं यहाँ पर अपना स्टाइल टैग को कमेंट आउट कर दूंगा यहाँ से। सॉरी, पहले तो मैं इसको छोटा करके कमेंट आउट कर दूंगा मैं यहाँ से कंट्रोल/, और उसके बाद मैं यहाँ पर ये स्टाइल टैग दे दूंगा। अब जब मैं इसको देखूंगा तो अब आप देखिए ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, देखिए। अच्छा, मैं इसको पुराना वाला जो मेरा है मैं इसको हटा देता हूँ, नॉट हटा देता हूँ बट कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, जिससे फ्रेश कंटेंट दिखेगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए, रिफ्रेश, देखिए, लंदन, लंदन इज द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड, पेरिस, पेरिस द कैपिटल ऑफ फ्रांस, टोक्यो, टोक्यो द कैपिटल ऑफ जापान, ठीक है, इस तरीके से दिख रहा है। तो ये स्टाइलिंग मैंने कैसे करके किया, आइए इसको डिकोड करते हैं। अगर आप ये समझ गए तो आप क्लासेस को समझ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने एक डिव बनाया जिसमें क्लास दिया सिटी, इसको डिव बनाया इसमें भी क्लास दिया सिटी, इसको डिव बनाया इसमें भी क्लास दिया सिटी। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो सिटी में मैंने प्रॉपर्टीज जो भी दिया है वो इन तीनों पर अप्लाई होगा। अगर मैं एक और डिव बना के उसमें भी सिटी लिख देता उसमें भी अप्लाई होता। इस पे मैंने लंदन लिखा और जो भी इसका डिटेल्स है मैंने दिया, इस पे पेरिस और ये, ठीक है। तो मैंने सिर्फ टारगेट इसको किया। अब लेट से मैं आपके लिए टारगेट कर लेता हूँ H2 को भी, ठीक है, क्योंकि H2 मैंने एग्जांपल में दिया नहीं था बट स्टिल मैं टारगेट कर लेता हूँ आपके लिए। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्लास और मैं लिखता हूँ सिटी नेम, सिटी नेम कैमल केस में मैं लिख देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने सिटी नेम तीनों पे लगा दिया। तो अब जब मैं सिर्फ सिटी नेम को एक बार चेंज करूंगा ना तो तीनों पे खुद ब खुद रिफ्लेक्ट हो जाएगा।
तो लेट्स से मैं सिटी नेम में क्या करना चाहता हूँ, मैं सिटी नेम में करना ये चाहता हूँ कि मैं फॉन्ट साइज को थोड़ा सा छोटा करना चाहता हूँ, मैं 14 पिक्सल कर देता हूँ। और साथ ही साथ मैं इसका कलर को थोड़ा चेंज करता हूँ, मैं इसका कलर को कर देते हैं लेट्स से ब्लू, बट नॉट एक्चुअली एग्जैक्ट ब्लू। इसको थोड़ा सा यहाँ लेके आते हैं, ठीक है। और अब जब मैं अपने वेबसाइट में जाऊंगा और अब आप देखिए तो ये लंदन सब जगह रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। अगर सेम तरीके से मैं चाहूँ अब मैं थोड़ा सा इसको और चेंज करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ एक कलर दिखे, यहाँ दूसरा कलर दिखे, यहाँ तीसरा कलर दिखे, ठीक है। स्टिल अभी आप स्टाइल पे ना जाएगी अच्छा लग रहा है या नहीं, क्योंकि अभी हमारा फोकस इस पे है कि हम लोग समझे सिलेक्टर्स को इस्तेमाल कैसे करते हैं, सॉरी क्लासेस को इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लास लगा के लिखता हूँ क्या, लंदन, लंदन, ठीक है। यहाँ पर मैंने लंदन लिखा और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक क्लास लगाता हूँ और सॉरी यहाँ पर मैं एक क्लास लगाता हूँ और यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ पेरिस। और यहाँ पर मैं एक क्लास लगाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूंगा जापान, यहाँ पर मैं लिखूंगा जापान। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं अगर यहाँ पर आके लेट्स से मैं यहाँ पर आके अगर पहला क्या था हमारा लंदन, मैं लंदन को टारगेट करूँ और लंदन के अंदर जाके मैं क्या करूँ, कलर को लेट्स से मैं कलर को ब्राउन कर देता हूँ, ठीक है। या मैं लेट्स से व्हाइट करता हूँ तो थोड़ा सा ज्यादा सही, बल्कि व्हाइट मेरे ख्याल से बाय डिफॉल्ट है, क्या कौन सा कलर है देख लेते एक बार। ओके व्हाइट नहीं था तो मैं व्हाइट करता हूँ और बाकी को डिफरेंट डिफरेंट चेंज करते हैं, ठीक है। मैं एक को करता हूँ ब्लैक, उप्स, ब्लैक BLAC के ब्लैक, एक को ब्लैक करता हूँ मैं। दूसरे को मैं क्या करता हूँ, दूसरे को मैं लेट्स से क्या है हमारे पास जापान, उसको मैं क्या करता हूँ, उसको मैं करता हूँ कि लेट्स से ग्रीन, आई नो इट्स लुक्स डायरेक्ट नहीं, आई नो कि ग्रीन थोड़ा सा अजीब लगेगा बट स्टिल क्योंकि हमारा ये जस्ट प्रैक्टिस फेज है, क्योंकि हम डिजाइनिंग तो कर नहीं रहे फिलहाल। और तीसरा में हमारे पास क्या कंट्री था, पेरिस, और पेरिस में मैं देता हूँ क्रीम, अरे यार डायरेक्ट तो क्रीमसन नहीं दे सकता ना मैं, क्रीमसन, ठीक है। और अब अगर मैं देखूंगा तो अब आप देखिए मेरा जो पी टैग है तीनों में डिफरेंट लगा हुआ है, क्योंकि मैंने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से टारगेट किया। तो इस तरीके से आपको अगर एक रखना है, जैसे कि डिफ को मैंने सेम रखा है तो मैंने डिफ का क्लास को सब जगह सेम लिख दिया, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। और अगर अलग लिखना है, अलग से लिखना है तो अलग क्लास ले लेते हैं। अच्छा लेट्स से मैं यहाँ पर लंदन को चाहता हूँ कि ओवरराइड करूँ, लेट्स से मैं यहाँ पर लिखता हूँ न्यू CSS, ठीक है, न्यू CSS। तो अभी लंदन में H2 में कौन सा कलर लगा है जरा देख लेते हैं, लंदन H2 यानी ये ब्लू कलर का है, राइट, ये भी ब्लू कलर का, ये भी ब्लू कलर का, बट मैं चाहता हूं कि ये ओवरराइड हो जाए दूसरे कलर से। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, स्पेस देके एक और नया क्लास दे देता हूँ और इस नए क्लास में मैं देता हूँ इसका कलर लेट्स से वॉयलेट, ब्लू वॉयलेट। तो अब अगर मैं यहाँ पर आऊंगा रिफ्रेश करूंगा तो अब आप देखिए ये ब्लू वॉयलेट बन चुका है। लेट्स से मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ ताकि आपको दिखे, तो मैं इसको येलो कर देता हूँ, ठीक है, तो प्रॉपर विजिबल होगा। जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा अब आप देखिए ये येलो हो गया, जबकि ये दोनों नॉर्मल है, जबकि क्लास इस पर भी लगा है सेम, इस पर भी सिटी लगा है, लेकिन सिटी नेम को ओवरराइड कर रहा है नया क्लास। तो इससे ये पता चला कि आप मल्टीपल क्लासेस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अगर हम लोग आगे आए तो ये भी सेम एग्जांपल है, यूजिंग द क्लास एट्रीब्यूट विद इंटरनल inline CSS, the class attribute can also be applied to inline element such as span, क्लास अप्लाइड टू स्पैन एलिमेंट। जैसे कि हम लोग ब्लॉक लेवल एलिमेंट में करते हैं तो इनलाइन लेवल एलिमेंट यानी ब्लॉक इनलाइन सब में लगता है, ठीक है, क्लासेस। और इसके अलावा भी बहुत से जगह में BRBH में भी क्लासेस ऐड किया जा सकता है। तो यहाँ पर इनलाइन का एग्जांपल है, हमें ऑलरेडी पता है इनलाइन में कैसे काम करता है, क्योंकि हमने मेन मेथड देख लिया, ठीक है। यहाँ पर सिटी और सेम सिटी में हम लोग ये ऑलरेडी देख चुके हैं। मल्टीपल क्लासेस हमने ये भी देख लिया अभी जैसे कि यहाँ पर सिटी और यहाँ पर मेन है, तो हमने इसका भी एग्जाम्पल यहाँ पर लगा के देखा कि मल्टीपल क्लास से आप ओवरराइड भी कर सकते हैं और मल्टीपल क्लास से आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी सेम एग्जांपल है, ठीक हो गया। अच्छा इसके बाद एक और एग्जांपल यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, तो मैं इसको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करता हूँ और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि चल क्या रहा है यहाँ पर। तो मैं बॉडी के अंदर नीचे में इसको कॉपी कर लिया। तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फंक्शन है, फंक्शन है माई फंक्शन, यहाँ पर वैर है, वैर नहीं इस्तेमाल करना है, हमें लेट इस्तेमाल करना है। ये जावास्क्रिप्ट है बेसिकली। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से क्लासेस एट्रीब्यूट जो है वो टारगेट करते हैं जावास्क्रिप्ट को भी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इसमें मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा अभी, जस्ट मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ये काम कर रहा है कि नहीं। मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया जिसका नाम रखा माई फंक्शन, और उसके बाद मैंने लेट लिया डॉक्यूमेंट और गेट एलिमेंट बाय ID और सिटी। तो अब आप देखिए ये सिटी पूरा टारगेट हो जाएगा, एज यू कैन सी जितना भी सिटी है सब टारगेट हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर सिर्फ न्यू क्लास को टारगेट करता हूँ, ना कि सिटी को, ठीक है। बल्कि मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर मैं एक और क्लास लगा देता हूँ, न्यू 2, ठीक है, न्यू 2। अब मैं क्या करूंगा, पेरिस को टारगेट करूंगा, यानी पेरिस वाले डिव को टारगेट कर रहा हूं मैं यहाँ से न्यू 2।
ठीक है। हाँ ओके, तो ये चला क्यों नहीं, क्योंकि मैंने बटन एलिमेंट का इस्तेमाल ही नहीं किया ऑन क्लिक के साथ। ठीक है, मुझे ये भी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक बटन एलिमेंट लेता हूँ। आई नो अगर ये थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है तो टेंशन बिल्कुल भी ना ले। और होगा क्या बेसिकली, पहले मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। न्यू टू टारगेट होगा, न्यू टू यहाँ पर लगा हुआ है और इसका जो स्टाइल है वो नन हो जाएगा, यानी ये इसका स्टाइल नन हो जाएगा। तो जब होगा तो क्या होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं वेबसाइट में जाऊंगा, मैं इसको सर्च करूंगा, यहाँ पर एक बटन है, जैसे इस पर क्लिक करूंगा इस पेरिस को देखना। अब देखिए पेरिस गायब हो गया, पेरिस गायब हो गया क्योंकि डिस्प्ले स्टाइल नन और ब्लॉक, ब्लॉक का मतलब यूआई में एलिमेंट दिखेगा, नन का मतलब नहीं दिखेगा। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया एज यू कैन सी ये बंद हो गया। तो कहने का मतलब है कि ये बंद कैसे करके हुआ, इसको कहते हैं डायनामिक इंटरेक्शन वेब पेज के साथ। बंद इस वजह से हुआ क्योंकि यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर मैंने ये स्पेसिफाई करके रखा था कि पहले तो फंक्शन चलाओ, फंक्शन चलेगा जब तो ये आईडी लो, ये आईडी पिक करो, यानी न्यू टू जो भी आईडी में है उसको पिक करो। तो वो इसको पिक कर लिया, यानी ये पूरा डिव पिक हो गया। ठीक है, उसके बाद फॉर लूप चलाया गया, हालांकि फॉर लूप यहाँ पर नेसेसरी नहीं था, बट फॉर लूप चलाया गया। फॉर लूप चलाने के बाद क्या किया गया कि डिस्प्ले को नन कर दिया गया, यानी अगर इसका डिस्प्ले दिख रहा है उसको हटा दो, और अगर हटा हुआ है तो ऑब्वियसली बात है फिर तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि हटा हुआ है तो टारगेट कहां से होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप टारगेट जावास्क्रिप्ट भी करते हैं क्लासेस के साथ। दिस इज एग्जांपल, अगर आपको नहीं समझ में आया बिल्कुल टेंशन मत लेना। जावास्क्रिप्ट का जब हम लोग का कोर्स स्टार्ट होगा तो उसमें मैं ये सब बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा और सब आपको समझ में आएगा, डोंट वरी। द अबव जावास्क्रिप्ट विल हाइड ऑल एलिमेंट दैट सिटी क्लासेस व्हेन द बटन इज क्लिक्ड। हमारे केस में हमने नाम चेंज कर दिया था और टारगेट भी चेंज किया था। Chapter summary. The HTML class attribute specify one or more class name for an element. Classes are used by CSS to apply style and by JavaScript to access element. यानी क्लासेस लगाने के बाद जब आप HTML के ऊपर क्लासेस लगाते हैं तो JavaScript से उसको एक्सेस कर सकते हैं और CSS से उसको स्टाइल कर सकते हैं। The class attribute can be applied to any HTML element. किसी भी HTML एलिमेंट पे अप्लाई हो सकता है। क्लास नेम आर केस सेंसिटिव, क्लास नेम केस सेंसिटिव है, यानी कैपिटल और स्मॉल अगर आप लगाइएगा तो वो डिफरेंट डिफरेंट क्लास माना जाएगा। डिफरेंट HTML एलिमेंट कैन शेयर द सेम क्लास, अगर डिफरेंट HTML एलिमेंट है तो सेम क्लास शेयर कर सकता है, यानी जैसे कि यहाँ एग्जांपल हमने दिया कि सिटी यहाँ भी शेयर हो रहा है, सिटी यहाँ भी शेयर हो रहा है, सिटी यहाँ भी शेयर हो रहा है। ठीक है, यही चीज यहाँ बताया गया है। जावास्क्रिप्ट कैन एक्सेस एलिमेंट बाय देयर क्लास नेम यूजिंग गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम मेथड। जावास्क्रिप्ट में गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम एक मेथड होता है जिससे आप क्लास नेम को टारगेट कर सकते हैं। ये जावास्क्रिप्ट का डॉम मैनिपुलेशन का पार्ट होता है, जिसमें सिर्फ एक नहीं होता, जावास्क्रिप्ट में सिलेक्ट HTML को सिलेक्ट करने के लिए बहुत सा होता है। गेट एलिमेंट बाय क्लास होता है, गेट एलिमेंट बाय टैग होता है, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम होता है, आईडी होता है, क्वेरी सिलेक्टर होता है, क्वेरी सिलेक्टर ऑल होता है, और इसके अलावा भी बहुत तरीका होता है, वो हम लोग जावास्क्रिप्ट में एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी आप इतना समझ गए कि क्लास एट्रीब्यूट से हम लोग स्टाइल कैसे करते हैं, या एटलीस्ट क्लास एट्रीब्यूट की मदद से CSS को टारगेट कैसे करते हैं डॉट नोटेशन के साथ। उसके बाद हम अपना प्रॉपर्टी लिखते हैं इस तरीके से, और जावास्क्रिप्ट में कैसे एक्सेस करते हैं उसका तरीका डिफरेंट है। अगर आपको वो नहीं समझ में आया इट्स ऑल ओके, जावास्क्रिप्ट जब पढ़ेंगे तो वो कवर हो जाएगा, और जब हम लोग CSS पढ़ेंगे तब भी इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। बट स्टिल अगर आपको अभी पता चल जाए तो CSS के वक्त आपका सिर्फ रिवीजन होगा, आपके लिए कुछ नया नहीं होगा।